Hello learners, welcome back to We Learning with another class on teaching aptitude. This is Priya Barnwal and friends, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 5 करने वाले हैं। कौन सा पार्ट है फ्रेंड्स? ये है अपना पार्ट 5। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो आप उन क्लासेस को भी ज़रूर देखो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो सो दैट मैं जब भी न्यू क्लासेस लगाऊं, जब भी न्यू वीडियोस लेकर आऊं, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो इसमें कौन कौन से मैक्सिम्स हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं टीचिंग के लिए, एंड दोनों में डिफरेंसेस क्या है। बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो हम ये चीज़ें भी आज देखेंगे। ओके चलो, सो विदाउट फर्दर डिले क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग ये होता क्या है? तो मैक्सिम्स का मतलब है वो सारे यूनिवर्सल फैक्ट्स, वो सारी थ्योरीज जो दिए गए हैं टीचर्स को, सो दैट टीचर प्रॉपरली टीच कर सके स्टूडेंट्स को। ओके तो ये जो यूनिवर्सली अप्लाइड फैक्ट्स हैं वो हम देखेंगे। तो 11 मैक्सिम्स हैं टोटल आपके। तो इन सारे मैक्सिम्स को हम एक एक करके समझेंगे पहले, उसके बाद हम प्रिंसिपल भी करेंगे। तो चलो मैक्सिम्स करते हैं एक एक करके सारे। हाँ, तो फर्स्ट मैक्सिम क्या बोलता है? नोन टू अननोन। नोन टू अननोन मीन्स एक टीचर जब अपने स्टूडेंट को टीच कर रहा होता है तो उसको पहले उन चीज़ों को बच्चों को पढ़ाना होता है जो बच्चों को पहले से पता है, जो उनके लिए नोन है। उसके बाद अननोन चीज़ों पे जाना होता है। ओके नाउ दिस मैक्सिम इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द स्टूडेंट नोज समथिंग। ये होता है, स्टूडेंट का कुछ तो प्रायर नॉलेज होता है। लाइक अभी मैं आप लोगों को टीचिंग पढ़ा रही हूँ तो आपका कुछ प्रायर नॉलेज है, आप जानते हो टीचर कौन है, स्टूडेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। तभी आप रिलेट करके अननोन पे आ पाओगे, तभी आप मैक्सिम समझ पाओगे टीचिंग के। राइट तो वी आर टू इंक्रीज हिज नॉलेज एंड वाइडन हिज आउटलुक, वी हैव टू इंटरप्रेट ऑल न्यू नॉलेज इन टर्म्स ऑफ द ओल्ड। तो बच्चे की जो प्रायर नॉलेज है, जो पुरानी नॉलेज है, उसके बेसिस पे हम उनको न्यू नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक एग्जाम्पल क्या है आपका? आप बच्चे को वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, टीचर वो लेसन प्रोवाइड कर रही है, टीच कर रही है जो बच्चे को जिस पे थोड़ी बहुत नॉलेज है, और अगर नहीं है नॉलेज तो उन चीज़ों से रिलेट करते हुए एग्जाम्पल देते हुए समझाना है। ओके पहले एग्जाम्पल देना है सो दैट अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से बच्चा लिंक कर सके बातों को और फिर आगे बढ़ सके, चीज़ों को समझ सके। ओके तो ये है आपका नोन टू अननोन मैक्सिम। नाउ नेक्स्ट मैक्सिम क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले बच्चों को सिंपल चीज़ें समझानी है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स, उसके बाद टफ चीज़ों पे आना है। क्यों? क्योंकि आप बच्चों को जब सिंपल चीज़ें समझाते हो ना तो बच्चों में इंकरेज आता है, वो कॉन्फिडेंस गेन करते हैं और फिर लगता है कि हाँ अब मैं सीख सकता हूँ, अब मैं आगे कर सकता हूँ चीज़ों को। लेकिन एकदम से मैं अगर कॉम्प्लेक्स चीज़ लाकर आपके सामने रख दूँ तो आप अपसेट नहीं हो जाओगे? राइट अपसेट हो जाओगे, बोर हो जाओगे, फिर बोलोगे कि नहीं बहुत टफ है ये चीज़ें, मैं नहीं पढ़ूंगी। ओके ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रखना है। टीचिंग हमेशा सिंपल चीज़ों पे पहले फोकस करता है, पहले सिंपल चीज़ें समझाओ बच्चों को, उसके बाद ही कॉम्प्लेक्स पे आना है। फॉर एग्जाम्पल वाइल टीचिंग सेंटेंसेज ऑफ इंग्लिश, सिंपल सेंटेंसेज शुड बी टॉट फर्स्ट। पहले सिंपल सेंटेंसेज बताओ फिर कॉम्प्लेक्स वर्ड पे आओ। ओके लाइक स्कैफोल्डिंग एक वर्ड होता है आपका, स्कैफोल्डिंग। अब देखो, अब मैं स्कैफोल्डिंग बोलूँ तो समझ में आएगा नहीं स्कैफोल्डिंग होता क्या है। तो स्कैफोल्डिंग स्टेज को ही बोलते हैं। एक स्टेज होता है जहाँ परफॉर्म कर सकता है कोई। ओके तो एक स्टेज को ही स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो क्या करेंगे हम? मैं पहले आपको स्टेज समझाऊंगी, उसके बाद बताऊंगी हाँ स्टेज को स्कैफोल्डिंग भी बोला जाता है। ओके तो इसलिए पहले सिंपल टर्म्स बोलो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स पे आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट है आपका कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मीन्स पहले कॉन्क्रीट चीज़ों को बताओ, जो सॉलिड चीज़ें हैं वो शो करो बच्चों को, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पे आओ।
अब कॉन्क्रीट सॉलिड चीज़ ये क्या होती है? तो सॉलिड चीज़ों का मतलब है वो चीज़ें जिसको आप टच कर सकते हो, ओके, जिसको आप अपने 5 सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हो, उनको बोलते हैं हम सॉलिड चीज़ें, ओके। जो आप देख रहे हो, आप देख करके भी एक हमारे 5 सेंसेस में देखना भी तो हुआ, जो हम देख रहे हैं, देख कर भी जो हम समझ रहे हैं वो चीज़ें, ना कि इमेजिनेशन पे डायरेक्ट ले जाओ बच्चे को। आप डायरेक्ट इमेजिनेशन पे वो इमेजिन करेंगे ही क्या, जब कुछ चीज़ें उन्होंने देखी ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं ये किसकी बात हो रही है, तो वो इमेजिन क्या करेंगे? तो इसलिए पहले कॉन्क्रीट करो, कॉन्क्रीट चीज़ों को बताओ, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पे आना चाहिए। If we teach the students with the help of concrete objects, they will never forget the subject matter. तो वो सब्जेक्ट मैटर को कभी नहीं भूलेंगे, वो अच्छे से समझेंगे, ओके। लाइक मैं अगर किसी बच्चे को बोलूँ, अच्छा पता है वहाँ पे इतने सारे प्लैनेट हैं हमारे यहाँ पे, और वो वैसा सैटेलाइट होता है, अब उसके ऊपर से पार होगा, प्लैनेट क्या है, सैटेलाइट क्या है, तो पहले बच्चों को बताना होगा आसमान में वो स्टार्स होते हैं, मून होते हैं, सन होते हैं, ये सारी चीज़ें उनको बतानी होगी, उसके बाद मैं प्लैनेट पे आऊँ जब, कि हाँ मून भी एक प्लैनेट है, ऐसे करके मैं फिर समझाऊँ तो बच्चे को समझ आएगा, ओके। तो पहले कॉन्क्रीट पे जाना है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पे आना है, पहले सॉलिड चीज़ों को फील कराओ, बच्चे को दिखाओ, उसके बाद आप इमेजिनेशन वाली चीज़ें बताओ, ओके। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना? एनालिसिस ऑफ सिंथेसिस, ओके। एनालिसिस ऑफ सिंथेसिस का मतलब क्या है? पहले चीज़ों को एनालाइज करो फिर सिंथेसाइज करो। अब एनालाइज का मतलब क्या है? एनालाइज का मतलब है आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ब्रेक डाउन करना, breaking a problem into its convenient parts, while synthesis means grouping of these separated parts into one complete whole, means छोटी छोटी चीज़ों को ब्रेक डाउन करना, और ब्रेक डाउन करके फिर सिंथेसाइज करना, फिर एक निष्कर्ष पे आना, इसको बोलते हैं हम एनालिसिस ऑफ सिंथेसिस। अब देखो एक एग्जांपल से बताती हूँ, सिंपल एग्जांपल है क्या। अब आप अगर मैं जो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करा है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पार्ट्स पार्ट्स करके मैंने डिवाइड कर दिया है, और मैं पार्ट्स में आपको चीज़ों को समझा रही हूँ, और आप तो तब हुआ आपका एनालिसिस, ओके। और अब आप क्या करते हो, आप क्लासेस देखते हो और देख देख के अपने माइंड में ये टीचिंग एप्टीट्यूड सेट कर रहे हो, अब आपको समझ आ रही हैं चीज़ें, फिर आप हो लास्ट में आपके पास पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड रेडी रहेगा आपके माइंड में, है ना। तो इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ सिंथेसिस। पहले चीज़ों को एनालाइज करना है, ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक करके समझाना है बच्चे को, सो दैट बच्चा अच्छे से उन चीज़ों को सिंथेसाइज कर सके अपने माइंड में, एक पूरा होल करके बैठा सके चीज़ों को, ओके। Now, in other words, in analysis, the subject is broken into components or elements, while in synthesis, the scattered elements of the subject are collected. फिर वो collect हो जाता है और फिर हमारे mind में logically set हो जाता है synthesis में, okay? I hope this is clear now. अब आगे बढ़ते हैं। Now, particular to general. Particular to general का मतलब क्या है? मीन्स जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो टीचर को पहले पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बताना होता है, उसके बाद जनरलाइज्ड टर्म में आना होता है, ओके। पर्टिकुलर स्टेटमेंट और जनरलाइज्ड टर्म क्या हुआ? तो जनरलाइज्ड मीन्स जो यूनिवर्सली अप्लाइड है, तो जो यूनिवर्सली अप्लाइड है मतलब वो एक थ्योरी है, तो आप अगर बच्चे को डायरेक्ट थ्योरी उसके सामने बोल दो तो शायद उसको कुछ ना समझ आए, बट अगर आप पहले बच्चों को कुछ कुछ चीज़ें बताओ उस थ्योरी के बारे में, तो वो उस थ्योरी को लास्ट में फिर समझ पाएगा। लाइक देखो, अगर मैं बोलूँ, मुझे बताना है बच्चे को कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री, ओके। मैथ्स में होता है ना अपना, सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री, मुझे ये बताना है बच्चे को। तो मैं ये बोलूँगी तो बच्चे को शायद कुछ ना समझ में आए, क्योंकि उसे यही नहीं पता कि ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं और उनको ऐड करके 360 डिग्री कैसे आ रहा है। लेकिन मैं अगर ये बोलूँ बच्चे को कि ये ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और उनको एंगल्स का, एक एंगल का वैल्यू 60 डिग्री होता है, या फिर जो भी बोलोगे आप,
एंगल का वैल्यू होता है, और फिर जब एंगल को आप ऐड करते हो तो सम जो आता है वो 360 डिग्री आता है आपका। ओके, तो ऐसे करके जब मैं समझाऊं चीज़ों को, पहले एंगल समझाऊं, साइड समझाऊं, ट्रायंगल समझाऊं, फिर जब आऊं मैं थ्योरी पे तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इसी को बोलते हैं पर्टिकुलर टू जनरल। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं एम्पिरिकल टू रैशनल क्या होता है। तो जो हमारी एम्पिरिकल नॉलेज होती है वो होता है अपना ऑब्जर्वेशन या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, मीन्स जो हमने बचपन से ऑब्जर्व करा है उनको बोलते हैं एम्पिरिकल। ओके, और अब आपका रैशनल क्या होता है, तो रैशनल जो अब आप अप्लाई करते हो। ओके, अब एक सिंपल से वर्ड में समझाऊं मैं अगर, तो जो भी हम देखते हैं, फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं एम्पिरिकल में। ओके, और अब आपके रैशनल में क्या आता है, तो जब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो किसी से तो वो रैशनल में आती हैं। लाइक एक छोटे से बच्चे को अगर मैं डिबेट करने के लिए बैठा दूं तो वो बच्चा डिबेट तभी करेगा ना जब उसके पास पहले से उस टॉपिक के लिए कुछ मैटर होगा, जो उसने फील किया हो, उसने सेंस किया हो, एक्सपीरियंस किया हो अपने लाइफ में, तभी वो डिबेट कर पाएगा ना। तो इसीलिए बच्चे को पहले एम्पिरिकल, पहले जो उसने फील किया हुआ है उन चीज़ों को बताना है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स या डिबेट पे लेकर जाना होता है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे लेकर जाना होता है। ओके, सो दैट इट बिकम वैलिड एंड डेफिनेट, सो दैट ये वैलिड हो, बच्चों को अच्छे से समझ में आए, बच्चों को वैलिड लगे, ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए, तो बच्चों को वैलिड लगे और डेफिनेट लगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, सपोज द स्टूडेंट्स आर टू बी टॉट दैट वाटर बॉइल्स ऑन हीटिंग। अब मुझे बच्चे को बताना है कि जब मैं वाटर को हीट करती हूँ, गर्म करती हूँ, तो वाटर बॉईल करता है। ओके, तो अब मैं ऐसे बोलूँ तो बॉइलिंग क्या है, हीटिंग क्या है, बच्चे को शायद ना समझ में आए, लेकिन अब जो वो फील करेगा फिर तो वो समझेगा, जो वो देखेगा वो तो वो समझेगा। तो मैं लेकर गई उसको और दिखा रही हूँ, देखो ये हीटर पे आपका वाटर चढ़ा हुआ है, और जब मैं अब इसको हीट करती हूँ ना तो ये बॉईल होता है। अब जब वो बॉइलिंग देखता है तो बॉइलिंग देखकर वो इस थ्योरी को फिर समझेगा। ओके, तो इसी को बोलते हैं हम एम्पिरिकल टू रैशनल। नाउ नेक्स्ट कर देखते हैं, हाँ अभी क्या है आपका इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन टू डिडक्शन का मतलब क्या है, इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन मीन्स जो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके, बहुत सारा नॉलेज है आपको, और उन नॉलेज को लेकर आप एक रिजल्ट पे आते हो तो उसको बोलते हैं हम इंडक्शन। ओके, बहुत सारे नॉलेजेस को कलेक्ट करते हो आप, आपको जो भी इधर उधर देख रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उन सबको कलेक्ट करके एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट पे आया आपने, ठीक है, आप आए। अब अब है डिडक्शन क्या होता है, तो डिडक्शन मीन्स एक थ्योरी दे रखी है आपको और उस थ्योरी से आप एक रिजल्ट पे आते हो। ओके, जो थ्योरी दे रखी है उस थ्योरी से आप एक रिजल्ट पे आ रहे हो, तो उसको बोलते हैं डिडक्शन। लाइक न्यूटन का लॉ दे रखा है हमारे पास, तो थ्योरी ऑलरेडी गिवन है ना, और अब जब मैं बॉल को उछालूं मैं देखती हूँ अरे ये तो नीचे गिरा, अच्छा तो मतलब ये है कि न्यूटन का जो लॉ दिया हुआ है उसकी वजह से मैं बॉल को ऊपर फेंक रही हूँ तो मेरे पास वापस से नीचे आ रहा है, तो मैं कंक्लूजन पे आई, मेरे पास ऑलरेडी थ्योरी था। तो इसीलिए टीचिंग में भी यही फॉलो होता है, टीचिंग में बोलता है पहले बच्चों को ऑब्जर्व कराओ, छोटी छोटी चीज़ें बताओ, उसके बाद एक थ्योरी पे आओ, उसके बाद एक डिडक्शन पे आओ, जनरलाइज टर्म पे आओ। ओके, ये बोला जाता है। जैसे अगर मुझे बच्चे को नाउन बताना है, समझाना है नाउन क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दूं सिर्फ नाउन को तो बच्चा कुछ नहीं समझ पाएगा, लेकिन मैं अगर पहले उनको एग्जाम्पल दूं, अच्छा आपने मैन देखा है, आपको पता है मैन क्या होता है, आपने चेयर देखा है, आपको पता है दिल्ली कहाँ है, ये सारी चीज़ें मैं अगर बच्चे को बता रही हूँ, उसके बाद मैं बोलूँ अच्छा देखो अब आपने इतनी सारी चीज़ें देखी ना, अब इन्हीं को नाउन बोलते हैं, ये जो प्लेस है, एनिमल, थिंग, ये सारी चीज़ें इन्हीं को नाउन बोलते हैं। अब बच्चा समझेगा कि नाउन क्या होता है। ओके, तो ये है आपका इंडक्शन टू डिडक्शन मैक्सिम। नाउ अब आगे देखते हैं, आगे क्या है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। अब ये मैक्सिम क्या कहता है, ये अभी मॉडर्न एजुकेशन में ना ये आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है।
तो ये क्या बोलता है, ये मैगजीन बोलता है कि पहले बच्चों के साइकोलॉजी को समझो, उसके बाद उसको लॉजिक्स पे लेकर आओ, लॉजिकल थिंकिंग कराओ। पहले साइकोलॉजी को समझो, मतलब क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, एबिलिटी क्या है बच्चे की, बच्चा जो है वो किस लेवल पे है अभी, एप्टीट्यूड क्या है, डेवलपमेंट लेवल क्या है, ज़रूरत क्या है बच्चे की अभी। ये सारी चीज़ें जब बच्चे की हम समझते हैं ना, फिर हम बच्चे के साथ ज़्यादा अच्छे से इंटरैक्ट कर पाते हैं। और फिर बच्चे के साथ इंटरैक्ट करना, और फिर वो फिर लॉजिकल अप्रोच अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। लॉजिकल अप्रोच कंसीडर्स द अरेंजमेंट ऑफ द चूजन कंटेंट इनटू लॉजिकल ऑर्डर एंड स्टेप्स। और फिर वो जब चीज़ों को हम समझ रहे हैं, बच्चा क्या कहता है, क्या करना चाह रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जब हम साइकोलॉजी समझते हैं और अप्लाई करते हैं, उसको फिर पढ़ाते हैं, तो बच्चा अब लॉजिक्स लगा पाएगा। ओके, तो ये होता है आपका साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल मैगजीन। और ये जो होता है आपका, ये चाइल्ड सेंटर्ड मैगजीन भी इसको बोला जाता है। ओके, आपको ये याद रखना है, इसको चाइल्ड सेंटर्ड मैगजीन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल में टू लॉजिकल मैगजीन में हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बच्चे की साइकोलॉजी पे, बच्चे को समझ रहे हैं, बच्चे का इंटरेस्ट किस में, डिज़ायर क्या है, इन चीज़ों को समझते हैं, इसलिए उसको चाइल्ड सेंटर्ड मैगजीन बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, पहले जो एक्चुअल है, जो चीज़ें, वो दिखाओ बच्चे को, उसके बाद रिप्रेजेंट करो कोई चीज़। मतलब क्या है, मीन्स जो अभी चल रहा है, लाइक अब आप देखो, आपको बच्चे को बताना है कि हाथी के दांत कैसे होते हैं, वो बताना है। अब आप उसको डायरेक्ट पिक्चर दिखा रहे हो, देखो हाथी के दांत, ये हाथी है और हाथी के दांत ऐसे होते हैं। अब बच्चे को अगर हाथी ही नहीं पता क्या होता है, फिर वो क्या समझेगा, कुछ नहीं समझ आएगा उसको। तो बच्चे को पहले दिखाओ, पहले एक्चुअल चीज दिखाओ, बोलो कि क्या आपने हाथी देखा है, तो हाँ देखा है, तो फिर दिखाओ पिक्चर में करके या फिर मॉडल्स में कि हाँ देखो ये हाथी है ना, हाथी के दांत ऐसे होते हैं। फिर रिप्रेजेंट करो। पहले एक्चुअल चीज़ें बच्चे को पता होनी चाहिए, वो बताओ, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन पे आओ, ये बोलता है इस मैगजीन में। अब रिप्रेजेंटेटिव थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, मॉडल्स, इनके फॉर्म में होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव थिंग्स, शुड बी यूज्ड फॉर द ग्रोन अप्स और द सीनियर्स हु आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव थिंग्स होती है ना, ये मोस्टली हम किन के लिए यूज़ करते हैं, ग्रोन अप चिल्ड्रन के लिए या फिर आपके सीनियर्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं ये चीज़ें कि देखो हाथी के दांत ऐसे होते हैं, तो आप समझ जाओगे, क्योंकि आपने हाथी देख रखा है, आपको पता है हाथी कैसा होता है, हाथी के दांत ऐसे होते हैं, नुकीले होते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हो। लेकिन जिस बच्चे ने हाथी ही नहीं देखा, वो फिर कैसे समझेगा चीज़ों को। तो ये सीनियर्स के लिए हम लोग रिप्रेजेंटेटिव यूज़ करते हैं, बट बच्चे को जब पढ़ाना हो तो एक्चुअल से रिप्रेजेंटेटिव थिंग्स पे आना होता है। ओके ना, अब नेक्स्ट क्या बोलता है, फ्रॉम होल टू पार्ट्स। होल टू पार्ट्स का मतलब क्या है, पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो किसी भी चीज़ का, उसके बाद उसके पार्ट्स बताओ। ओके, पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद पार्ट्स बताना है। तो इसका मतलब क्या है, देखो मैं अभी बताती हूँ। मैंने जब टीचिंग स्टार्ट करा था, टीचिंग का क्लास जब मैं स्टार्ट करी थी, हमारा जो फर्स्ट क्लास था, अगर आपने देखा हो तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक सिलेबस दिया था एक पेज पे, पहले उस पेज में मैंने बताया था हमें ये चीज़ें पढ़नी हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, राइट, बताया था। तो अब वो जब आपने देखा वो कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, फिर आपके अंदर इंटरेस्ट जगा, अच्छा तो मैम ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगी, ये चलो ये तो इंटरेस्टिंग लगता है, हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये चीज़ें तो मैंने वो क्यों बताया, सो दैट आपके अंदर इंटरेस्ट जगे, आपको लगे कि हाँ, आपको पता चले कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें पढ़नी है, फिर आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ओके, फिर आपका इंटरेस्ट आएगा। तो पहले छोटी छोटी, पहले जो आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है किसी भी चीज़ का वो दो, उसके बाद पार्ट्स बताओ। अब देखो वो इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर मैं पार्ट्स में पढ़ा रही हूँ ना आपको टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड अब जो आपका ये होल टू पार्ट्स वाला मैगजीन है ना, ये सबसे पहले किसने दिया है, तो ये दिया गया था गेस्टाल्ट थ्योरी में। तो ये आपको याद रखना है
ये गेस्टाल्ट थ्योरी में दिया गया था सबसे पहले, और इसमें बोलता है कि जो होल है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है, ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है और इफ़ेक्टिव होता है पार्ट्स से। अब मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूं तो शायद उतना इफ़ेक्टिव ना हो, क्योंकि आपको पता नहीं है आपको क्या पढ़ना है। बट मैं अगर इंडेक्स बता दूं, मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो फिर आप रेगुलर रहोगे, आप अच्छे से पढ़ पाओगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाओगे, राइट। तो द टीचर शुड फर्स्ट गिव अ सिनॉप्टिक व्यू, पहले सिनॉप्टिक व्यू देना है। सिनॉप्टिक मतलब समराइज्ड व्यू देना है कि क्या क्या चीज़ें करवानी है लेसन की, उसके बाद उसको डिफरेंट पार्ट्स में बताना है। जैसे पोएम बताने से पहले अगर आप पोएम वैसे ही पढ़ के थोड़ा बहुत समझ नहीं आता लोगों को, तो अगर आप पोएम से पहले बच्चों को थोड़ा सा बता दो ना, हाँ ये पोएम ये चीज़ें कहना चाहता है, तो वो इंटरेस्ट लेकर सुनेंगे और फिर समझ में भी आएगा उनको। तो ये कहता है आपका फ्रॉम होल टू पार्ट्स मैक्सिम। नाउ नेक्स्ट मैक्सिम क्या कहता है, नेक्स्ट है आपका फ्रॉम डेफिनिट टू इनडेफिनिट। डेफिनिट से इनडेफिनिट चीज़ों में आना है, मतलब क्या है, मतलब जो आपकी डेफिनिट चीज़ें हैं, जो आपकी लिमिटेड चीज़ें हैं, पहले लिमिटेड चीज़ों पे ध्यान दो, उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा करो, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ों पे देखो। ओके, वी लर्न इजीली इनडेफिनिट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनिट थिंग्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनडेफिनिट चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं डेफिनिट चीज़ों की बेसिस पे। ओके, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, हम टेस्ट कर पाते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं। तो जब हम डेफिनेट चीज़ें समझ लेते हैं अच्छे से, तो हमारा इनडेफिनिट चीज़ें भी हो जाती हैं। एग्जाम्पल में देखो आपका, डेफिनिट रूल्स ऑफ ग्रामर हेल्प द लर्नर टू have good knowledge gradually he can taught about indefinite things। अब जब हमें ग्रामर अच्छे से समझ आ जाता है तो हम अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं, अच्छे से इंग्लिश के साथ डील कर पाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, पहले डेफिनेट चीज़ों को समझो फिर इनडेफिनिट पे आना है। ओके हाँ, तो देखो अब अपना मैगजीन खत्म हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रिंसिपल्स फॉर गुड टीचिंग। अच्छी टीचिंग के लिए प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, तो देखो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल मीन्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं जनरली। दोनों में डिफरेंस है मैक्सिम और प्रिंसिपल में। तो मैक्सिम अपना यूनिवर्सल फैक्ट है जो थ्योरी दिया गया है, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल होता है वो हम जनरली यूज करते हैं जो अपने डेली लाइफ में। ओके और ये ज़्यादा ध्यान देता है ये चीज़ टीचर और स्टूडेंट और लर्निंग इन तीनों के इफेक्टिवनेस पे। तो अब प्रिंसिपल देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, encourage contact between students and faculty। जो स्टूडेंट है और टीचर है उनके बीच प्रॉपर इंटरेक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर कॉन्टैक्ट होने चाहिए दोनों के बीच। हाँ बट कुछ गैप भी होना चाहिए, ऐसा नहीं पेरेंट्स की तरह बिहेव कर रहे या फ्रेंड्स की तरह बिहेव कर रहे, नहीं, कुछ गैप होना चाहिए, बट हाँ कॉन्टैक्ट होने चाहिए टीचर और लर्नर्स के बीच, तो उनकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से होती है और टीचर अच्छे से टीच कर पाते हैं। नाउ आपका प्रिंसिपल 2 क्या बोलता है, डेवलप रेसिप्रोसिटी एंड कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के बीच रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए और आपका कोऑपरेशन होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स को इंकरेज करो, इस तरह से इंकरेज करो कि वो टीम वर्क कर सके। क्यों, क्योंकि टीम वर्क करेंगे तो उनका माइंड खुलेगा, वो ज़्यादा अच्छी लर्निंग कर पाएंगे और कोलैबोरेटिव एंड सोशल लर्निंग होगा, उनके कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। कॉम्पिटिटिवनेस तो होगा ही, आप ग्रुप में भी करो तब भी कॉम्पिटिटिवनेस होता है, कंपटीशन करते ही हैं लोग, लेकिन वो साथ मिलकर पढ़ना भी सीख जाते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग भी सीख जाते हैं। तो ये बोला जाता है आपका सेकंड प्रिंसिपल में। नाउ थर्ड प्रिंसिपल क्या बोलता है, एंकरेज करना है एक्टिव लर्निंग को। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू लर्न मच बाय ओनली सिटिंग इन क्लासेस लिसनिंग टू टीचर्स। क्या बच्चे सिर्फ क्लास में बैठे बैठे टीचर को सुने सुने अच्छे से कर सकते हैं लर्निंग, तो नहीं होता। उनको थोड़ा बाहर लेकर जाओ, उनको बाहर की चीज़ें दिखाओ, ओके प्रैक्टिकल करवाओ, तो इन सब से फिर बच्चे की एक्टिव लर्निंग होती है। तो ये बोलता है अपना ये थर्ड प्रिंसिपल। ओके नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रिंसिपल बोलता है, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका गिव प्रॉम्प्ट फीडबैक।
बच्चे को प्रॉम्प्ट फीडबैक देना है, मीन्स रेगुलर फीडबैक देना है। क्यों? सो दैट बच्चा अच्छे से पढ़ सके, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज कर सके। आप जब फीडबैक देते हो बच्चे को, हाँ अब तुमने अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया है, तो जब आप ऐसे बोलते हो बच्चे को, तो बच्चा और इंकरेज होकर के बाहर आता है और अच्छे से पढ़ता है ना। तो बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा गलत कर रहा है, अच्छा रिजल्ट नहीं कर रहा, तो वो भी उसको बताना होगा, तभी वो उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकेगा। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? इम्फेसाइज टाइम ऑन टास्क। बच्चे को टाइम दो, जो भी वो टास्क करता है उसके लिए बच्चों को टाइम देना चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए। जैसे मैं जब आप लोगों को क्लास करवाती हूँ, तो क्लास करवा कर क्या तुरंत क्विज ले लूँ तो आप कर पाओगे? प्रॉब्लम होगा ना, मतलब फिर वो हमारे माइंड में कितने दिन तक रहेगा, कैसे समझोगे आप चीज़ों को? अच्छे से आप क्विज नहीं लगा पाओगे। तो मैं प्रॉपर टाइम देती हूँ कि हाँ अब आप चीज़ों को समझो, एनालाइज करो, उसके बाद आप क्विज लगाओ, तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। ओके, तो एक टाइम, प्रॉपर टाइम देना चाहिए किसी भी टास्क के लिए। एफिशिएंट टाइम बहुत ज़रूरी है। by allowing realistic amount of time, effective learning for students and effective teaching for faculty are able to occur। अगर प्रॉपर टाइम दिया जाए तो बच्चे भी अच्छा करते हैं, और टीचर को भी प्रॉपर टाइम दिया जाए तो वो भी ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ा पाते हैं। ओके, तो ये बोल रहा है हमारा प्रिंसिपल नंबर 5। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेट। प्रिंसिपल नंबर 6 बोलता है कम्युनिकेट हाई एक्सपेक्टेशंस। हाई एक्सपेक्टेशंस कम्युनिकेट करो, मतलब डिमांड करना चाहिए हमें। हमें सोचना चाहिए, लाइक आप देखो, अगर आप टेस्ट देते हो, अच्छा करते हो, या फिर ऐसे भी फीडबैक लेते रहना चाहिए बच्चों से। बच्चों को बोलना चाहिए कि हाँ मैं, आपने ऐसा रिजल्ट किया, आपके कम मार्क्स आए, मैं तो आपसे और एक्सपेक्ट कर रही थी। ओके, तो इस तरह से जब आप बच्चों को बोलते हो ना, बच्चे को लगेगा हाँ ये मेरे से और हाई एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं मेरे टीचर, तो बच्चा और अच्छा करेगा। और आप टीचर को बोलते हो, अच्छा मैम आपने ये वाली चीज़ें पढ़ाई, मुझे बहुत अच्छे से समझ आई, तो आप और भी वो चीज़ें भी बताओगे क्या? तो टीचर को भी जब लर्नर का हाई एक्सपेक्टेशंस मिल रहा होता है, तो टीचर भी मोटिवेट हो रहे होते हैं कि हाँ हम अब और अच्छा करेंगे और अच्छे से बच्चे को पढ़ाएंगे। तो एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू परफॉर्म वेल बिकम्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हो तो उनको बोलो कि हाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं आप और अच्छा कर सकते हो, तो बच्चा और मोटिवेट होता है। ओके, नाउ अब प्रिंसिपल 7 क्या बोलता है? रिस्पेक्ट डाइवर्स टैलेंट्स एंड वेज ऑफ लर्निंग। बच्चों के जो अलग अलग टैलेंट हैं दूसरी चीज़ों में, बच्चों के जो टैलेंट है लाइक सिंगिंग, डांसिंग, इन सबको भी रिस्पेक्ट करना है, इन सबको भी मोटिवेट करना है। पूरे टाइम सिर्फ पढ़ाई 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 ऐसा नहीं होता। उनके डाइवर्स टैलेंट हैं, उनको भी मोटिवेट करो। और जो टीचिंग लर्निंग का जो तरीका है बच्चा का, वो भी मोटिवेट करना चाहिए। अब लर्निंग का तरीका मतलब क्या? कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी समझ जाते हैं चीज़ों को, या जो देर से समझते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो लिख लिख कर चीज़ों को लर्न करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो बोल कर लर्न कर लेते हैं। तो ये अलग अलग तरीका होता है हर बच्चे में। ओके, तो हर लर्नर की तरह चलना चाहिए हमें, उनको समझकर आगे बढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स ब्रिंग डिफरेंट टैलेंट एंड लर्निंग स्टाइल्स टू द क्लासरूम। सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लासरूम में, उनका लर्निंग का तरीका अलग अलग होता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें ट्रीट करना चाहिए। ये बोलता है हमारा प्रिंसिपल नंबर 7। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। प्लीज़ शेयरिंग करो, सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल बटन पे प्रेस करो और ऑल पे क्लिक कर लेना, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। और फ्रेंड्स, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करो, और वहाँ से आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। ये चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि हम यहाँ डेली क्विजेस करते हैं। पेपर 1 के क्विजेस होते हैं अपने डेली बेसिस पे, और पेपर 2 कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स के भी हमारे क्विजेस चलते हैं, तो आप वो भी वहाँ से अटेंड कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए सर्च करो बर्नवाल 012,
BARNWAL012 फॉलो करो, वहाँ सर्च करो और वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. So that's all for today's class. Thank you. Have a nice day. Keep on learning.